नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की ये हमारी लेक्चर नंबर 8 की पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस लेक्चर में हम बचे हुए प्रश्नों को जो झारखंड के मध्यकाल से रिलेटेड है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम लोग झारखंड उड़ान बुक सीरीज की 8000 प्लस प्रश्नों की संग्रह को सॉल्व कर रहे हैं और ये सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर और इसमें बोला गया है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंह भूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। ठीक है, बात की जा रही है 1592 ईस्वी की और बोला गया है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंह भूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रणजीत सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था। ठीक है, किस मुगल सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था। तो ये थे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह वो सूबेदार थे जिन्होंने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की और इसमें बोला गया है 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, ये बोला गया है कि किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये मुगल सूबेदार थे मान सिंह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की और इसमें बोला गया है आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी। और ये बोला गया है कि हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,500 रुपये मालगुजारी थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की और इसमें बोला गया है कि कोकरह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदारे खां अलमा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, कोकरह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदारे खां अलमा से संबोधित किया गया है और पूछा गया है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है हीरे के खान का मालिक। ठीक है, हीरे के खान का मालिक के लिए जमींदारे खां अलमा शब्द से इन्हें संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीकों का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की और इसमें बोला गया है प्रसिद्ध पुस्तक तुजुके जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा। ठीक है, तुजुके जहांगीरी प्रसिद्ध पुस्तक है मुगल काल की और बोला गया है कि इसके अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा। तो ये हो जाएगा हमारा 1592। ठीक है, 1592 में जहांगीर ने इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा था और इसकी हमें वर्णन मिलती है तुजुके जहांगीरी से, हमें इसका पता चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की और इसमें बोला गया है कि झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन से वो चेरो राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा अनंत राय। ठीक है, अनंत राय के समय जहांगीर भी थे, उसी को बोलते हैं समकालीन। ठीक है,
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर, और इसमें पूछा गया है कि मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था। तो जहांगीर के शासन काल में बोला गया है और पूछा गया कि उस टाइम झारखंड का राज्यपाल कौन था। तो ये थे इब्राहिम खान। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर, और इसमें पूछा गया है कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, दुर्जन साल नागवंशी शासक थे और इन्हें जहांगीर के द्वारा एक उपाधि प्रदान की गई थी, और पूछा गया कि कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह। ठीक है, जहांगीर के द्वारा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर, और इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। ठीक है, हीरो का पारखी कौन सा राजा था ये पूछा गया है। तो ये राजा थे दुर्जन साल, जो कि नागवंशी राजा थे और हीरो के पारखी भी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर, और इसमें पूछा गया कि जहांगीर के 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया। ठीक है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया। तो ये थे जफर खान। ठीक है, जफर खान को इन्होंने जहांगीर ने नियुक्त किया था बिहार के सूबेदार के तरीके से, और उन्हें कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर, और इसमें बोला गया कि जहांगीर के शासन काल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान। ठीक है, इब्राहिम खान को जहांगीर के शासन काल में ये ऐसे सूबेदार थे जिन्हें फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर, और इसमें बोला गया कि एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। तो इन्हें शाह की उपाधि प्रदान की गई थी दुर्जन साल को। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्यों की गई थी? हीरे की सही पहचान करने के कारण। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ठीक है, 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये इन्होंने वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर, और इसमें बोला गया है कि जहांगीर के शासन काल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंशी शासक कौन थे। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में बिहार के सूबेदार अफजल खान द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण किया गया था। उस समय चेरो वंशी शासक कौन थे? तो ये थे अनंत राय। ठीक है, 67 का बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर, और इसमें बोला गया है कि जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था। तो जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था। तो ये थे सहबल राय, जो कि जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो शासक थे और मुगलों के काफिलों को लूटने का प्रयास किया था इन्होंने, जिस कारण इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले जाने का आदेश दिया गया। ठीक है, सहबल राय, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर, और इसमें बोला गया कि निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। किस चेरो राजा की मृत्यु हो गई थी मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण ये मृत्यु इनकी हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सहबल राय। ठीक है, सहबल राय की मृत्यु दिल्ली में हो गई थी और इन्हें शेर के साथ लड़वा दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर, इसमें बोला गया कि खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मार कर राजमहल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था खुर्रम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इब्राहिम खान। ठीक है, इब्राहिम खान को खुर्रम ने
मार दिया था एक युद्ध में और मार कर राजमहल पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 71 की ओर। इसमें बोला गया कि जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो इन्होंने अपने राजधानी को, राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था और जहांगीर के पुत्र थे शाह शुजा। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। और इसमें बोला गया है कि शाहजहां के शासन काल के समय पलामू का शासक था। ठीक है। शाहजहां के शासन काल के समय पलामू का कौन शासक था? तो ये थे प्रताप राय। ठीक है। पलामू का शासक प्रताप राय थे शाहजहां के शासन काल के समय। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। इसमें बोला गया है कि 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मलगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? ठीक है। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मलगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला खान। ठीक है। अब्दुल्ला खान ऐसे मुगल सूबेदार थे जिन्होंने पलामू की मलगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 74 की ओर। इसमें बोला गया कि मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? ठीक है। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु एक सूबेदार को भेजा था और उस सूबेदार का नाम पूछा गया है, तो उसका नाम था शाइस्ता खान। ठीक है। शाइस्ता खान को शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु भेजा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। इसमें बोला गया है कि शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी? तो वर्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1641 ईस्वी। ठीक है। 1641 ईस्वी में शाइस्ता खान ने पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके कारण पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी। ठीक है। बढ़ते प्रश्न संख्या 76 की ओर। और इसमें बोला गया है कि 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था? ठीक है। 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इतिकाद खान। ठीक है। इतिकाद खान को इन्होंने नियुक्त किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। और इसमें बोला गया है कि इतिकाद खान की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? ठीक है। इतिकाद खान की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। इसमें बोला गया कि प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खान से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मलगुजारी देना स्वीकार किया था? ठीक है। संधि के बाद इन्होंने कितना रुपया मलगुजारी देना स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 करोड़ रुपया। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। और इसमें बोला गया कि प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खान को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? ठीक है। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खान को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2000। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? ठीक है। किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? तो ये राजमहल का क्षेत्र था। राजमहल के क्षेत्र में मुगलों का एक टकसाल भी था। बढ़ते प्रश्न संख्या 81 की ओर। और इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? ठीक है। औरंगजेब के समकालीन कौन सा राजा था, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा रघुनाथ शाह और साथ में राम शाह, दोनों ये नागवंशी राजा थे जो औरंगजेब के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। और इसमें बोला गया कि फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है। ये फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर मुगलों ने 1 बार आक्रमण किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। और इसमें बोला गया कि किस मुगल शासक के शासन काल में चीरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था,
जिसे नागपुर दरवाजा भी कहते हैं, किस मुगल शासक के शासन काल में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में चिरवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। इसमें बोला गया कि औरंगजेब ने इसमें से किस सूबेदार को पलामू के चिरवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो औरंगजेब ने किस सूबेदार को भेजा था पलामू के चिरवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए? तो दाऊद खां को भेजा था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की ओर। जिसमें बोला गया है कि कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? कुंडा का वह कौन शासक था जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा चुन राय। ठीक है, वो शासक का नाम है चुन राय, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 को। इसमें बोला गया कि निम्न में से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? तो किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुरवर राय। ठीक है, सुरवर राय ने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय को हत्या कर दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? ठीक है, मेदिनी राय की सेना और औरंगजेब के सेना के बीच में युद्ध हुआ और मेदिनी राय की सेना इसमें पराजित हो गई थी। तो ये है औरंगा नदी के तट पर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। और इसमें बोला गया कि मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरगुजा। ठीक है, सरगुजा स्थान पर इन्होंने शरण ली थी मेदिनी राय ने मुगल से युद्ध में पराजित होने के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। इसमें बोला गया कि पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो वो पलामू का फौजदार का नाम है मनकली खां। ठीक है, मनकली खां थे। बढ़ते प्रश्न संख्या 90 की ओर। और इसमें बोला गया कि दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित कराया था? तो वो स्थान था दाऊद नगर। ठीक है, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को दाऊद नगर स्थान पर स्थापित किया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 91 की ओर। और इसमें बोला गया है दाऊद खान के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किए? तो उन्हें 5 लाख रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किया गया था मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। इसमें बोला गया कि औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल के समय रामगढ़ के राजा दलेल सिंह थे। ठीक है, दलेल सिंह आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह थे। बढ़ते प्रश्न संख्या 93 की ओर। इसमें बोला गया कि दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया? और इसका कारण आपसे पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन को बढ़ते हैं कि बादम सूखाग्रस्त था, तो ये आंसर तो सटीक नहीं लग रही है। बी को देखते हैं, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, तो ये सही है। ठीक है, सी को भी पढ़ लेते हैं, बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र था, तो नहीं, बादम पर मुस्लिम आक्रमणों का कब्जा कर लिया था, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा 93 का बी, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 की ओर। और इसमें बोला गया कि रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामगढ़ क्षेत्र में इन्होंने अपना राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की ओर। इसमें बोला गया कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह। ठीक है,
बढ़ते प्रश्न संख्या 96 और इसमें बोला गया कि रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। ठीक है, कौन सा ऐसा स्थान था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा था, तो ये था खड़गडीहा। ठीक है, खड़गडीहा वो स्थान था उत्तर पूर्वी भाग में रामगढ़ राज्य के जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा था। बढ़ते प्रश्न संख्या 97 और इसमें बोला गया कि तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्री वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्री वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चतरा जिला। ठीक है, वर्तमान में यह चतरा जिला में अवस्थित है। बढ़ते प्रश्न संख्या 98 की ओर इसमें बोला गया कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, शेरशाह को। बढ़ते प्रश्न संख्या 99 की ओर और इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ऐसा जो मुस्लिमों के आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था, तो वो क्षेत्र है धनबाद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर और इसमें बोला गया है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा खोखरा। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की ओर और इसमें बोला गया है कि किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय ऐसे चेरो राजा थे जिन्होंने दोईसा पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था। तो मध्यकाल में झारखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे हम लोगों ने 2 पार्ट में इसे सॉल्व कर लिया और आज की ये लेक्चर यहीं पे खत्म होती है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।